Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 सीरीज फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज क्या है और हम क्यों लेके आए। देखिए, फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज में हम 25 लेक्चर्स में जो है ना पीपीबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे अच्छे से, कि आप एक 50 स्कोर वाला बेंचमार्क तो क्रॉस कर पाए। तो यही इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है, जो कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है पीपीबी का। और लेक्चर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो जैसे आप टारगेट कर रहे हैं जैब मई 2026 को, तो एक फ्री ई बुक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, यानी जहां जो जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं उनकी लिस्ट है, कि अननेसेसरली कुछ भी नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023, आपको कहां से पता चलेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट से। देन 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सी सच अ लार्ज बैंक ऑफ क्वेश्चन, कि आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर पाए। तो आपको जस्ट बेसिक डिटेल अपनी एंटर करनी है और आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब अंडरस्टैंड करेंगे हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में सबसे पहले बैंकिंग के बारे में। तो कई बार एक ही क्वेश्चन आ जाता है आपको कि बैंकिंग को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो बैंकिंग डिफाइन की जाती है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, किस सेक्शन में? इन सेक्शन 5B। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बैंकिंग की डेफिनेशन क्या है? बैंकिंग का मतलब क्या है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? डिपॉजिट, किस पर्पस के लिए? लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी जो पैसा आप पब्लिक से लेते हो उसको आगे लोन की फॉर्म में दे रहे हो, या उस पैसे का क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज कर रहे हो। तो ये रीपेबल कब होगा? कस्टमर डिमांड करेगा, ठीक है, चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, या आजकल तो नेट बैंकिंग्स वगैरह भी यूज होती हैं, तो आप वो मोड भी यूज करके पैसा डिमांड कर सकते हो। यानी बैंक खुद से आपको पैसे देने नहीं चाहते। तो कोई फर्म, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपने पर्पस के लिए, कि वो कोई बिजनेस कैरी कर रहे हैं, अब वर्ड बैंक यूज नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। और जो आपका डिपॉजिट्स हैं वो होंगे ओनली फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। कोई ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है अपने काम के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो उसको हम बैंक नहीं बोलेंगे ना। बैंक में पैसा किस चीज के लिए लिया जा रहा है? कि आप उसको लोन की फॉर्म में दोगे और बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है, या इन्वेस्टमेंट में वो पैसा लगाओगे। तो डिपॉजिट्स जो हैं आपके वो होने चाहिए पब्लिक से। अब ये निधि कंपनीज होती हैं, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये क्या करती हैं? ये डिपॉजिट्स लेती हैं अपने मेंबर से, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, राइट। और जो हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के तौर पे। यहाँ पे बाटर सिस्टम तो है नहीं कि गुड्स दी, गुड्स के बदले में गुड्स ली। तो यहाँ पे पैसा होता है इन, सॉरी, यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। और डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, जब कस्टमर डिमांड करेगा तब उसको जो है वो पैसा मिलेगा। अब जो मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकार वगैरह, उनको हम बैंक नहीं बोलते। वो बैंक नहीं है। क्यों नहीं है वो बैंक? वो वैसे पब्लिक को तो पैसा उधार दे रहे हैं, पब्लिक को पैसा उधार देते हैं। जैसे फार्मर वगैरह अपनी जमीन गिरवी रखवा के साहूकार से क्या ले लेते हैं? पैसा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। बट वो अपना पैसा यूज कर रहे हैं, वो पब्लिक का पैसा नहीं यूज कर रहे। यानी पब्लिक से पैसा लेके आगे लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो अपना पैसा यूज करते हैं। इसलिए मनी लेंडर्स को हम बैंक नहीं बोलते, ओके। कुछ ऑथोराइज ट्रांजेक्शन है अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, कि वैसे तो बैंक का मेन काम क्या है? डिपॉजिट्स लेना, उसको लोन की फॉर्म में आके देना, ये इन्वेस्टमेंट करना। कुछ और ट्रांजेक्शन्स भी बैंक कर सकते हैं, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यानी आप एक बिल डिस्काउंट करवा रहे हो बैंक से, आपको कहीं से पेमेंट आनी है आफ्टर 2 मंथ। बिल है आपका 2 लाख का, तो आपने बैंक को दे दिया, आपको इमीडिएट पेमेंट मिल गई, तो डिस्काउंटिंग कर दी बिल बैंक ने। बैंक बाद में पैसे रिकवर करते रहेंगे कुछ कमीशन वगैरह कट करके। चेक कलेक्शन करते हैं, वो बिल्स कलेक्ट करते हैं, रेमिटेंस, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। देन सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल भी बैंक करते हैं। आप बैंक में लॉकर हायर करते हो, अपनी गोल्ड ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बैंक में रखते हो, एक लॉकर लेते हो आप बैंक में, साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी कंडक्ट करवा रहे हो बैंक के थ्रू, राइट। बैंक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स भी कंडक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, टैक्स वगैरह की कलेक्शन करना, वो भी तो बैंक ही कर रहे हैं। और बैंक
लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी भी इशू करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी के बारे में मॉड्यूल बी में डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। कहाँ पे यूज होता है? इंटरनेशनल ट्रेड जब आप करते हो, क्योंकि इंडिया में अगर आप कोई बिजनेस करोगे और कहीं से आपको पेमेंट आएगी, फिर भी आप सोच सकते हो उस पर्सन के पास जाने की, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। बट जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, ट्रस्ट फैक्टर उतना मेंटेन नहीं होता। तो एक पर्सन को जो पर्सन गुड्स डिलीवर कर रहा है, ऑब्वियसली उसको एक प्रूफ चाहिए कि मुझे पेमेंट आएगी। तो वहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है बैंक के द्वारा कि पेमेंट मिलेगी आपको। तो इसलिए तो इंटरनेशनल ट्रेड इतने स्मूथली चलते हैं। ओके, देन अब कुछ मॉडर्न एंसिलरी एक्टिविटीज जो बैंक कर रहे हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं ना इस टाइम पे। जैसे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं, कहीं पे प्रोजेक्ट लगाना है, बैंक आपको बताएगा क्या फिजिबिलिटी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना सही है कि नहीं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस वगैरह। तो आप ये सेल करते हो ना बैंक में, तो ये भी बैंक कर रहे हैं। राइट, एग्जीक्यूटर ट्रस्टी की सर्विसेज, तो जब किसी की डेथ हो जाती है उसकी विल के अकॉर्डिंग जो है आगे डिस्ट्रीब्यूशन करना फंड की। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस को कलेक्ट करना, फ्रैंकिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स करते हैं बैंक आजकल। सिक्योरिटी ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, कोई न्यू स्टार्टअप है उसको फंडिंग कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, और डीमैट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आजकल तो ये मॉडर्न एंसिलरी सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन अब कस्टमर कौन है? तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया कि बैंक कहाँ पे डिफाइन किया गया बैंकिंग की डेफिनेशन को। मनी लेंडर्स को हम बैंक नहीं बोलते। बैंक का मेन एक्टिविटी क्या रहती है और बाकी सर्विसेज बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं। अब कस्टमर कौन है? देखो, कोई पर्सन या आपकी एंटिटी जो मेंटेन करती है अकाउंट और हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद बैंक और कंडक्ट अ ट्रांजैक्शन विद द बैंक। तो कोई पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकता है, लाइक अस पीपल, कोई कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट, ये भी तो बैंक के लिए कस्टमर है। या जिसके भी यहाँ पे अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है या ट्रांजेक्शन कंडक्ट की जा रही है। बेनिफिशियरी ओनर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बीओ होता कौन है? बेसिकली जो रियल प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बैंक में आके कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हो, बट प्रॉफिट उसका है। तो जिसके भी यहाँ पे अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, ट्रांजेक्शन कंडक्ट की जा रही है, वो भी बैंक के लिए कस्टमर है। और बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, जैसे सीए वगैरह होते हैं, स्टॉक ब्रोकर होते हैं, अपने क्लाइंट के लिए जो ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी बैंक के लिए क्या है? कस्टमर है। तो कस्टमर की काफी ब्रॉडर डेफिनेशन है। तो वो जो हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल ही कस्टमर नहीं है, कंपनी, सोसाइटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आते हैं, ये भी बैंक के लिए क्या होंगे? कस्टमर। और जो रिलेशनशिप होता है बैंकर्स और कस्टमर के बीच में, वो क्या होता है? आपका कॉन्ट्रेक्चुअल होता है इन नेचर। तो बैंक को अटेंशन पे करनी है ट्रांजेक्शन्स में जहां पे उनको लग रहा है कि रेपुटेशनल रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे जहाँ पे ये सीए वगैरह ब्रोकर्स आ जाते हैं ना, लॉयर्स वगैरह, तो वहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स हो रही है। हाई वैल्यू सिंगल ट्रांजेक्शन अगर हो रही है, 50,000 की लिमिट को अगर क्रॉस किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें बैंक टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। देन इंपॉर्टेंट वन, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। फर्स्ट चैप्टर आपका इटसेल्फ काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेस है ये चैप्टर और इससे हर बार आप क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कुछ रिलेशनशिप है जो बैंक और कस्टमर के बीच में बनते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? डेटर क्रेडिटर का, क्रेडिटर डेटर का, ट्रस्टी बेनिफिशियरी इंपॉर्टेंट वन, एजेंट प्रिंसिपल, लेसर लेसी, इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनीफायर का रिलेशनशिप। फिर आपके बाकी रिलेशनशिप आ जाते हैं, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी, प्लेज प्लेजी, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी, और एडवाइजर क्लाइंट के रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप होते हैं एक बैंक और कस्टमर के बीच में। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप। डेटर कौन है यहाँ पे? बैंक है। क्रेडिटर कौन है? कस्टमर। यानी कस्टमर ने बैंक में पैसा दिया। ठीक है, मैंने बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया, तो मैं क्या हूँ? क्रेडिटर हूँ, मैं पैसे वहां पे दे रही हूँ बैंक को, बैंक डेटर है। बैंक मेरा पैसा रख रहा है, तो बैंक फ्री है उस पैसे को यूज करने के लिए। मैंने अपने सेविंग अकाउंट में 50,000 रखा, तो बैंक 50,000 का आगे लोन दे सकता है, या मैंने एफडी कराई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि बैंक को भी तो पैसा कमाना है। कस्टमर इनिशिएट करेगा रीपेमेंट, बैंक खुद से आपको पैसे देने नहीं आएंगे। आप जाओगे, आप विड्रॉ करोगे, ठीक है, आप एटीएम जाते हो, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, आप ड्राफ्ट लगा रहे हो या कुछ भी, तो आप इनिशिएट करते हो रीपेमेंट। तो स्पेसिफिक मैनर ऑफ डिमांड होना चाहिए। यानी जब आप पैसा विड्रॉ करते हो, चैनल्स होते हैं ना, नेट बैंकिंग, एटीएम्स वगैरह के थ्रू, या बैंक में जाके पहले जो ट्रेडिशनल वे यूज होते थे चेक वगैरह यूज करके, तो आपको एक
प्रॉपर मैनर में डिमांड करनी पड़ेगी पैसे की। कोई सिक्योरिटी नहीं हेल्ड की जाती कस्टमर के द्वारा। अब कस्टमर ने बैंक में पैसा दिया, तो क्या बैंक कोई कोलैटरल दे रहा है कस्टमर को? नहीं दे रहा। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट कंसिडरेशन, यानी लिमिटेशन एक्ट तभी अप्लाई होगा जब आप फॉर्मली डिमांड करते हो। मतलब लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या होता है कि कब तक, कितने टाइम पीरियड तक आप कोर्ट केस कर सकते हो। बेसिकली एक तरीके से ना एक्सपायरी ऑफ कोर्ट केस। ठीक है, जब आपने फॉर्मल डिमांड कर दी, मतलब आपका जो है, मान लीजिए बैंक के साथ कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं करी, तो बैंक के पास कितना टाइम होगा कस्टमर के खिलाफ केस करने का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप। फिर क्रेडिटर और डेटर अपोजिट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब एक कस्टमर क्या कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है। राइट, अब इस केस में कस्टमर बैंक के पास क्या डिपॉजिट कराता है, कोलैटरल, है ना। कोलैटरल देना पड़ता है ना यहाँ पे। कस्टमर को कुछ गिरवी रखवाएंगे तभी बैंक लोन देगा ना, और कुछ गिरवी नहीं होगा तो बैंक लोन नहीं देगा। बैंक सिबिल स्कोर चेक करते हैं, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है वो चेक की जाती है। ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक के पास राइट होता है कि वो कोलैटरल सेल करके अपना अमाउंट वो रिकवर कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप यहाँ पे अपोजिट हो गया। अब बैंक क्रेडिटर बन गया, कस्टमर क्या है, डेटर है। फिर आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। इस पे भी कई बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है। ओवरऑल बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बट इससे स्पेसिफिकली 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं। अब ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ट्रस्टी का मतलब कि जो होल्ड करके रख रहा है बेनिफिशियरी के लिए प्रॉपर्टी एसेट्स, जो भी डिपॉजिट कराया आपने, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मनी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो बैंक एक्ट करता है एज अ ट्रस्टी। तो यहाँ पे जब आप कोई मनी होगी या कोई आपके वैल्यूएबल है स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिपॉजिट करा रहे हो, तो वहाँ पे बैंक एज अ ट्रस्टी तो एक्ट कर ही रहा है, तो बैंक वहाँ पे एज अ बेली भी होता है, उनको संभाल के रखता है। अब कुछ केसेस हुए थे। ठीक है, सुब्रमण्यम पिलाई एंड अदर वर्सेस पिलाई सेंट्रल बैंक का एक केस था। यहाँ पे क्या किया था, कस्टमर ने डिपॉजिट कराए थे 2000 ईच एज अ गारंटी मनी फॉर परचेसिंग कार। कार परचेज करने के लिए उन्होंने डिपॉजिट कराए थे। ठीक है, तो बैंक फेल टू डिलीवर द व्हीकल, बैंक व्हीकल डिलीवर नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने रूल किया कि बैंक ने तो यहाँ पे एक्ट किया था एज अ ट्रस्टी एंड बेली। ठीक है, तो अब क्या बोला गया, बैंक को क्या ऑर्डर किया गया कि आपने वो पैसा जो है रिफंड करना है, एज अ प्रिफरेंशियल डेट, यानी प्रायोरिटी पे कस्टमर को वो पैसा लौटाओ। ठीक है, आप नहीं व्हीकल डिलीवर कर पाए, बट जो अनयूटिलाइज अमाउंट है, जो पैसा आपके पास पड़ा है, वो कस्टमर को रिटर्न करो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे। एक और सिनेरियो हुआ था, कस्टमर ने पैसा भेजा फॉर परचेजिंग शेयर, बैंक ने परचेज कर लिए कुछ शेयर्स बट फेल्ड बिफोर कंप्लीटिंग द फुल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे बोला गया था कि बैंक एक्ट एज अ ट्रस्टी, तो जो अनस्पेंट अमाउंट है वो रिफंड करना पड़ेगा कस्टमर को। तो अगर आप ट्रस्टी के तौर पे एक्ट कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसका टेक केयर करना। तो अगर नहीं कर पाए, आप फेल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कोई भी सिनेरियो हो गया, तो फिर आपको वो पैसा रिटर्न करना है कस्टमर को। तो ये दो केसेस हुए थे हमारे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के केस में। और भी जब आप गलती से कोई सामान बैंक में रखाते हो तो वहां पे भी बैंक एज अ ट्रस्टी एक्ट करते हैं। जब हम समराइज वे में पढ़ेंगे ना ट्रस्टी बेनिफिशियरी सारे रिलेशनशिप, तो एक आपका रिवीजन हो जाएगा फिर से। देन बेली एंड बेलर। बैंक एक्ट कर रहा है एज अ बेली और कस्टमर क्या है, आपका बेलर है। तो एज पर सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट कब होती है, जब आपके गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं बाय वन पर्सन, जिसको बोला जाता है बेलर, कस्टमर टू अनदर बेली स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक में। तो जो बेली है उसको क्या करना है, रिटर्न करनी है गुड्स, जब पर्पस फुलफिल हो गया। अब अगर आप कहीं आउट ऑफ टाउन जा रहे हो 6 मंथ के लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ डिपॉजिट करा रहे हो बैंक के पास, तो बैंक क्या है, बेली है, संभाल के रखेगा आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सेक्शन 71 क्या बोलता है, अगर किसी के पास लॉस्ट गुड है मिलती हैं तो वो रिटर्न कर देनी चाहिए, और उनकी वैल्यू पे जो भी इंक्रीज हुआ, जो भी पैसा मिला, वो राइटफुल ओनर को वो पैसा रिटर्न करो। सेक्शन 164 क्या बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो फाइंडर है और कस्टोडियन है जैसे बैंक, उसको गुड्स संभाल के रखनी है, जैसे कोई प्रूडेंट समझदार व्यक्ति किसी सामान की संभाल करता है। जैसे बैंक अपनी चीजों को संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही उनको जो कस्टमर ने डिपॉजिट कराई है गुड्स, वो संभाल के रखनी है। तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ बेली एंड बेलर। देन
एजेंट एंड प्रिंसिपल, बैंक एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट और कस्टमर है प्रिंसिपल। सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? प्रिंसिपल क्या करता है? प्रिंसिपल डेलीगेट करता है अथॉरिटी टू एन एजेंट टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। बैंक का रोल क्या है एज एन एजेंट? कलेक्शन ऑफ चेक, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, क्लब फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेमिटेंस सर्विसेज। आपने बैंक को बोला है कि मेरे बिहाफ पे चेक कलेक्ट करो, मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है हर मंथ वो आप पे कर दीजिए। एक बार आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक बार आपने बैंक को बोल दिया कि हर महीने की 5 तारीख को मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है बाई 15 ऑफ एवरी मंथ, तो वो बैंक करता है आपके बिहाफ पे। तो कब टर्मिनेट होता है ये वाला रिलेशनशिप? कस्टमर की डेथ हो जाती है, कस्टमर इंसॉल्वेंट बन जाता है, या अनसाउंड माइंड का है, या जो काम दिया था वही कंप्लीट हो गया। यानी इंश्योरेंस करवाई थी आपने, अब उसका जितना प्रीमियम पे करना था वो कंप्लीट हो गया, तो काम ही खत्म हो गया ना। तो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट रिलेशनशिप, लेसर एंड लेसी। बैंक इज एक्टिंग एज अ लेसर और कस्टमर एज अ लेसी। तो इट इज गवर्न बाय सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहाँ पे लेसर कौन है? वन हु लीज द प्रॉपर्टी, है ना। लेसी वन हु टेक द लीज, कस्टमर। तो ये जो छोटा सा लॉकर आप बैंक में ले रहे हो, साइज डिफर करते हैं, तो आप क्या हो जाते हो? लेसी, और बैंक है लेसर। तो बैंक लायबल नहीं होगा अगर लॉस कॉज होता है बाय नेचुरल डिजास्टर और एक्ट ऑफ गॉड या कस्टमर की अपनी नेग्लिजेंस से। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड आ गया, इसमें बैंक की भी गलती नहीं है, कस्टमर की भी गलती नहीं है, ठीक है। नेचुरल कंडीशंस की वजह से आग लग गई सब जगह, ठीक है। फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी होता है जो हमारे बस में है ही नहीं, तो वहां पे बैंक लायबल नहीं होगा अगर लॉकर में जो आपका सामान पड़ा है वो खराब हो जाता है। और कस्टमर की साइड से नेग्लिजेंस है, कस्टमर ने कुछ ऐसा लिक्विड जो है अपने सामान के साथ रख दिया जिसकी वजह से उसका सामान खराब हो गया, तो बैंक लायबल नहीं हुआ ना यहाँ पे। तो बैंक कब लायबल है? अगर आपको जो लॉस और डैमेज है वो हुआ हो ड्यू टू नेग्लिजेंस, शॉर्टकमिंग और फ्रॉड बाय बैंक, तब बैंक लायबल होगा, ठीक है। ओमिशन, कमीशन, एरर जैसे फेलियर टू एक्ट एज ऑन रॉन्गफुल एक्ट, तब बैंक लायबल होगा। फायर लग गई, थेफ्ट हो गया, रॉबरी होगी, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, क्योंकि बैंक ने क्या किया? बैंक ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। जो बैंक को पता था कि ये इंसिडेंट होने वाले हैं और हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर बैंक लायबल माना जाएगा। कितनी कंपनसेशन कैप है? आप कितना पे करोगे? 100 टाइम्स द एनुअल लॉकर रेंट। अगर आपका रेंट है 5,000 एनुअली, तो इसका 100 टाइम्स आप कर लीजिए, उतना आप कंपनसेशन कस्टमर को पे करोगे, इससे ज्यादा नहीं पे कर सकते, राइट। चलिए, फिर आपका रिलेशनशिप है इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनीफाइड का। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? कि जो इंडेमनिटी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? एक एग्रीमेंट जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम लॉसेस कॉज्ड बाय द इधर देयर ओन एक्शन या एक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं, आपने बैंक में एफडी कराई, आप जा रहे थे वापस, एफडी की रिसीट आपसे ना गुम होगी, ठीक है। अब आप बैंक में गए हो, आपने बैंक को बोला मुझे डुप्लीकेट जो है एफडी इशू कर दो रिसीट। बैंक बोलेगा इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कीजिए। इसमें आप क्या बता रहे हो? आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ बैंक को, अगर बैंक को लॉस हो जाता है इस चीज से, अगर वो एफडी की रिसीट किसी तीसरे पर्सन के हाथ में लग गई और दूसरे बैंक की ब्रांच में चला गया, के बैंक के सेम किसी और ब्रांच में चला गया और उसने विड्रॉ कर लिया पैसा, तो बैंक की क्या गलती यहाँ पे? तो इसलिए बैंक साइन करवाती है इंडेमनिटी बॉन्ड कि कल को कस्टमर भरपाई करेगा इस लॉस की। तो चाहे एफडी की रिसीट की बात करो, डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट की बात करो, तो इन केसेस में आपको इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो साइन करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कार इंश्योरेंस वगैरह भी होती है, उस केस में भी ये बॉन्ड साइन होता है। फिर एडवाइजर एंड क्लाइंट, समटाइम्स बैंक इज एक्टिंग एज ए एडवाइजर, क्यों? आपको एडवाइस दे रहे हैं, आप बैंक में गए हो, आप पूछ रहे हो कि मेरे पास ये पैसा पड़ा है, बताइए क्या ऑप्शन मेरे लिए सही है, ठीक है, कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूं। तो बैंक वहां पे एडवाइजर के तौर पे आपको एक अच्छी सलाह देते हैं कि आपको यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, ठीक है, आपको इंश्योरेंस परचेज करनी चाहिए, जो भी आपके लिए सही रहेगा। तो अब ये रिलेशनशिप हमने पढ़े, तो इसको थोड़ा समराइज वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो पैसा, तो बैंक क्या एक्ट कर रहा था? डेटर, कस्टमर था क्रेडिटर। लोन लिया तो ये रिलेशनशिप अपोजिट हो गया, ठीक है। सेफ कस्टडी कर रहे हो तो देखो यहाँ पे बैंक इज एक्टिंग एज अ बेली और कस्टमर क्या है? बेलर। लॉकर लिया तो बैंक लेसर है, कस्टमर लेसी है। कलेक्शन ऑफ चेक करवा रहे हो, एजेंट प्रिंसिपल का क्रिएट होता है। अब ये आप अच्छे से समझिएगा। देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपने ड्राफ्ट परचेज किया,
एक पर्सन है राम, बैंक विजिट कर रहा है, उसने ड्राफ्ट परचेज किया, पैसे दे दिए बैंक को 50,000, ड्राफ्ट बनवा लिया। तो क्या रिलेशनशिप क्रिएट हुआ यहाँ पे? बैंक क्या बन गया? डेटर, और कस्टमर क्या बन गया? क्रेडिटर। बट पे ऑफ ड्राफ्ट के केस में क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो गया? ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। मीन राम ने जो ये ड्राफ्ट बनवाया ना, डीडी बनवाया, वो बनाया प्रिया के लिए कि प्रिया को पेमेंट करनी है आफ्टर 2 मंथ। तो बैंक जो ये डीडी संभाल के रख रहा है ना अपने पास, तो बैंक क्या बन गया? ट्रस्टी। बेनिफिशियरी कौन होगी? प्रिया। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप क्रिएटेड हियर, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का। प्लेज, मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन क्या होता है? देखो, प्लेज का मतलब क्या होता है? बैंक एक्ट कर रहा है पॉनर, और कस्टमर क्या है? पॉनी। आप मूवेबल गुड्स जो है बैंक को दे रहे हो, पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो। प्लेज के केस में आपने गोल्ड लोन लिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल, गोल्ड लोन लिया, ठीक है, गोल्ड गिरवी रखवाया, बैंक ने गोल्ड लॉकर में रख दिया, आपको लोन दे दिया। अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो बैंक के पास राइट होता है आपको नोटिस दे के जो है आपका गोल्ड सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। दैट इज प्लेज। ये प्लेज, मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन ना डिटेल में है आपका मॉड्यूल बी में, वहां पे इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर मॉर्टगेज, ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोला गया, इमूवेबल इमूवेबल गुड्स पे क्रिएट होता है मॉर्टगेज, ठीक है। बैंक है मॉर्टगेजी, कस्टमर है मॉर्टगेजर। आप होम लोन लेते हो घर गिरवी रखवा के, जो आपका घर है इमूवेबल है ना, बैंक में तो डिपॉजिट नहीं करा सकते, तो बैंक है मॉर्टगेजी, कस्टमर क्या है? मॉर्टगेजर। घर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसी घर के अगेंस्ट आपने लोन ले लिया, तो बैंक के पास राइट होता है, अगर आप नहीं लोन चुकाते हो तो बैंक आपका घर के जो पेपर्स है बेसिकली आपने ट्रांसफर किए उनको सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। फिर हाइपोथिकेशन क्या होता है? देखो, बैंक इज एक्टिंग एज अ हाइपोथिकेटी, आप हो हाइपोथिकेटर। यहाँ पे मूवेबल गुड्स की बात हो रही है, बट डिफरेंस क्या है प्लेजर हाइपोथिकेशन में? जो मूवेबल गुड्स है वो आप यूज कर रहे हो। कार की बात कर लेते हैं, आपने कार लोन लिया, कार गिरवी रखवाई, कार चला रहे हो ना आप अभी, कार बैंक के पोजेशन में नहीं है, सिर्फ आरसी वगैरह पे लिखा हुआ है कि कार हाइपोथिकेटेड टू बैंक। अब अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो बैंक के पास राइट होगा कि आपकी कार को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। सिमिलर हाइपोथिकेशन कंप्यूटर्स वगैरह पे भी आप क्रिएट कर सकते हो, किसान अपनी फसल पे भी हाइपोथिकेशन करा सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है जो हमने समराइज वे में अंडरस्टैंड किए। और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी, यानी जैसे आपने बोला कि हर महीने की 5 तारीख को मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो, ठीक है, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो, तो बैंक क्या है? एजेंट है, कस्टमर क्या है? प्रिंसिपल। सेल परचेज कर रहे हो सिक्योरिटी की ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो वहां पे भी बैंक एक्ट करता है एजेंट, और आप हो प्रिंसिपल। अब अगर आपने पैसा डिपॉजिट करा दिया बैंक में, पर कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी कि उस पैसे को यूज कहाँ करना है, आपने 50,000 बैंक में डिपॉजिट कराया, नहीं बताया आपने कहाँ पे करना है, लोन चुकाना है या वैसे रखना है, किसी को पेमेंट करनी, तो बैंक संभाल के रखेगा ना उसको, तो बैंक या ट्रस्टी, आप हो बेनिफिशियरी। अब आर्टिकल गलती से रखा तो बैंक में, बैंक गए थे आप अपने काम के लिए, ऑल्दो आपका बैंक में लोन चल रहा है, अब आपका बैंक में पर्स रह गया, उसमें पड़े आपके एफडी के पेपर, एलआईसी के पेपर, तो बैंक वहां पे उन चीजों से आपका लोन नहीं रिकवर करेंगे, बैंक वो संभाल के रखेंगे अपने पास। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। शेयर दे रहे हो सेल के लिए, तो वहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल का। तो आई होप ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। आप देख पा रहे होंगे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का 1 सिनेरियो, 2 सिनेरियो, आपका 3 सिनेरियो में क्रिएट हो जाता है। ओके, पे ऑफ ड्राफ्ट, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, आपने पैसा डिपॉजिट कराया, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कहाँ पे डिस्पोज करना है, आर्टिकल गलती से रखा है तो भी ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो दीज आर द समराइज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो हमने डिस्कस किए। अब बैंक और भी डिफरेंट तरह के डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो क्या क्या है टाइप ऑफ डिपॉजिट? एक होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट, एक होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एक फिक्स टाइम के लिए आप पैसा बैंक में दे देते हो, ठीक है, अगर उसको पहले विड्रॉल करोगे तो पेनल्टी लगेगी, जैसे आपकी आरडी होगी और एफडी होगी। ये होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट। फिर आपके डिमांड डिपॉजिट, कभी भी डिमांड कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो। करंट अकाउंट आपका, सेविंग अकाउंट। अब ओवर ड्यू क्या है? आपकी एफडी मैच्योर होगी 1 जनवरी 2026 को, तो ये क्या है? ओवर ड्यू होगी, आपने विड्रॉ ही नहीं किया पैसा। अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? पैसा पड़ा हुआ है आपके सेविंग अकाउंट में, लाइक 10 साल हो गए आपने विड्रॉ ही नहीं किया, तो अनक्लेम डिपॉजिट है ये 10 साल के बाद कहाँ चला जाता है? डेफ में, डिपॉजिटरी एजुकेशन अवेयरनेस फंड में आपका पैसा चला जाता है। फिर उसको आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है डेफ, और उसको आरबीआई यूज करता है अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह के लिए, आप वहां से भी डिमांड कर सकते हो बाद में पैसा।
फिर एक टर्म यूज होती है आपकी ग्रीन डिपॉजिट्स। ये ग्रीन डिपॉजिट्स क्या है? एक तरीके के फिक्स्ड और टर्म एफडी है एक तरीके की ये। बट आपने एफडी कराई मान लीजिए 3 लाख की बैंक में, ठीक है? अब जो एफडी का पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहाँ पे यूज हो रहा है? ग्रीन सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए। यानी बैंक इन्वेस्टमेंट करेगा एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, सोलर लाइट वगैरह में, ठीक है? और कोई एनवायरमेंटल जिससे जो है पोल्यूशन ना हो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इनडायरेक्टली आपकी कंट्रीब्यूशन भी होगी। आपके लिए वो एफडी है, आपको इंटरेस्ट भी उतना मिलेगा, पैसा भी उतना मिलेगा, बस बैंक ने उस पैसे को यूज कर लिया फॉर द एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल कस्टमर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रीन डिपॉजिट्स में। ओके। फिर आपके आते हैं हाइब्रिड डिपॉजिट्स। बेसिकली ये क्या है? आपके हाइब्रिड डिपॉजिट्स हैं। इसमें क्या होता है? आपको सेविंग और फिक्स्ड के फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, मिक्स है। सेविंग में पैसा ज्यादा हो गया तो इधर चला गया, एफडी का जो मेच्योर होगी आपकी उसका जो पैसा इधर आ जाएगा। तो फ्लेक्सिबल जो है आपको प्रोवाइड की गई है एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कि आप आराम से पैसा इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो। फिर एंसिलरी सर्विसेज में और हम पढ़ेंगे प्लास्टिक मनी के बारे में। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? आपकी लीज फाइनेंसिंग, रेमिटेंस सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल, गवर्नमेंट स्कीम, सेफ कस्टडी और फैक्टरिंग। तो ये कुछ और सर्विसेज भी हैं जो बैंक प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं है, तो हमें समझ आ गया बैंक डिपॉजिट ले रहे हैं, लोन की फॉर्म में दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे पैसा यूज कर रहे हैं, पर ये सारी सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो प्लास्टिक मनी में देखिए, डेबिट कार्ड, बैंक आपको क्या कर रहे हैं? डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। जो हम अकाउंट ओपन करते हैं डेबिट कार्ड इशू होता है, प्लास्टिक मनी है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म लोन है बेसिकली ये, ठीक है? अपने क्रेडिट कार्ड है आपके पास, आप यूज कर रहे हो, ठीक है? आपने 35,000 का खर्चा किया क्रेडिट कार्ड से, आप उसको पे करते हो मंथ की एक डेट पे। अगर आप ये पे नहीं कर पाते आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो इसमें से कुछ अमाउंट को आप ईएमआई के तौर पे भी आगे कन्वर्ट करवा सकते हो और बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फिर आपके आते हैं प्रीपेड कार्ड, जिसमें पहले पैसा लोड करते हो फिर बाद में यूज करते हो। फिर एटीएम कार्ड्स आपके होते हैं। फिर आते हैं आपके को ब्रांडेड कार्ड। ये कौन से कार्ड है? जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजोन के साथ मिलके क्रेडिट कार्ड बनाया, आईसीआईसीआई अमेजोन क्रेडिट कार्ड। तो ये ना आप यूज कर रहे हो अमेजोन पे, अमेजोन पे अगर आप यूज कर रहे हो, पार्टनर ब्रांड है आपका अमेजोन, ठीक है? अगर आप अमेजोन पे यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, बाकी जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो ये अमेज़न को बेनिफिट क्या मिल रहा है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे अभी नवंबर 2025 एग्जामिनेशन में कि पार्टनर ब्रांड को क्या बेनिफिट मिल रहा है को ब्रांडेड कार्ड जो है आईसीआईसीआई के साथ टाई अप करके। बेनिफिट ये मिल रहा है, उनको क्या मिल रही है? ज्यादा विजिबिलिटी मिल रही है, ठीक है? कस्टमर विजिट कर रहे हैं। जब कस्टमर को पता है कि सेम प्रोडक्ट आपको अमेज़न पे 1000 का मिल रहा है, अगर आप ये को ब्रांडेड कार्ड यूज करते हो बाकी जगह पे आपको 1500 का पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे और इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का भी सोच सकते हैं, परचेज कर लेंगे। तो ये बेनिफिट्स जो हैं ब्रांड को मिलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, विजिबिलिटी, ये सारी चीजें, लॉयल्टी। फिर आपके आते हैं चार्ज कार्ड। अब चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है? चार्ज कार्ड क्या होता है ना, यानी आप जो पेमेंट कर रहे हो 1 महीने में, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पे करना है। आपने क्या किया? 1 लाख स्पेंड कर लिया महीने में, तो ये 1 लाख ना आपको एट द एंड ऑफ द मंथ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो जैसे आप क्रेडिट कार्ड में कर सकते हो कि बाद में पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट अर्न, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता। एनुअल फीस काफी हाई रहती है, अगर पे नहीं करोगे तो पेनल्टी लग सकती है। तो ज्यादा पॉपुलर नहीं है चार्ज कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस वालों का चार्ज कार्ड जैसे हो गया। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो ज्यादातर यूज करते हैं ये, ठीक है? फिर मर्चेंट बैंकिंग क्या है? देखिए, मर्चेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? मिडिल मैन है ये। कौन है? मिडिल मैन। किसके और किसके बीच में है? इन्वेस्टर्स, जिनके पास पैसा है वो यूज करना चाहते हैं आगे, ठीक है? गवर्नमेंट वगैरह यूज करेगी या कोई कंपनी। तो मर्चेंट बैंकर बिचौली एक तरीके से मिडिलमैन। इनका काम क्या होता है? अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में जो है पैसा लगा रही है, तो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो करना, सेबी की क्लियरेंस लेना, सेबी से सर्टिफिकेट लेना, अंडर राइटिंग, प्रोस्पेक्टस, यानी कंपनी की डिटेल जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाना कि पब्लिक को पता हो कि कंपनी किस चीज में डील कर रही है, मार्केट रिसर्च करना, ठीक है? मार्केट रिसर्च करना, ये देखना कि फिजिबिलिटी क्या है, अगर कोई प्रोजेक्ट सेट करना चाहता है किस टाइम पे जो है शेयर मार्केट में लगाने चाहिए, कब करें, ये सब कुछ चीजें चेक करना कि बेनिफिट हो, ठीक है? फिर ये भी सिलेक्ट करना कौन सा बैंक रखना है, रोड शोज करने हैं कि नहीं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ टाई अप करना, ये सारा काम मर्चेंट बैंक करता है। अब
अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? मर्चेंट बैंक अंडर राइटिंग भी करते हैं। अगर किसी कंपनी का आईपीओ था 100 करोड़ का, उसमें से पब्लिक ने खरीद ली 80 करोड़, कितने रह गए? 20 करोड़। तो ये मर्चेंट बैंकर ही खरीद लेगा, उसको अंडर राइटिंग बोलते हैं कि कंपनी को पूरा पैसा मिल जाए एक बारी में। तो मर्चेंट बैंकर ये सारे काम करते हैं। ओके। फिर आपका आता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है लेसर, यहाँ पे है लेसी। यानी ये मान लीजिए है आपकी कंपनी एबीसी, ठीक है, ये है बैंक। मान लो बैंक ने ना ये ट्रक खरीद लिया है, सपोज कीजिए। अब ये एबीसी कंपनी है, इसको 1 साल के लिए ना ट्रक की रिक्वायरमेंट है, वो यूज करना चाहती है, राइट। तो यहाँ पे इस एबीसी कंपनी ने बैंक से ये ट्रक क्या कर लिया? लीज पे ले लिया, रेंट पे ले लिया। अब वो हर महीने रेंट पे कर रही है। अब ये फायदा क्या हुआ इसको? इस कंपनी को फायदा क्या हुआ? मिनिमम लीज पेमेंट करके लीज एग्रीमेंट बन गया, और उस पे इन्होंने ये बताया कि हम इस ट्रक को अपने इस पर्पस के लिए यूज करेंगे। फायदा ये हुआ कि एक बारी में पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, सिर्फ रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स में बेनिफिट मिल गया, जैसे आप सैलरीज वगैरह पे करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया एक तरीके से कंपनी के लिए, आपको बेनिफिट मिलता है टैक्स में, ठीक है। डेप्रिसिएशंस वगैरह नहीं लगेंगी आपको, आप सिर्फ रेंट पे यूज कर रहे हो। तो ये बेनिफिट इनको मिल गया और एकदम से ज्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करना पड़ा, और बाद में तो आपकी बैलेंस शीट अच्छी दिख रही है, तो आप बाद में बैंक से लोन ले सकते हो आराम से, जब आपको कुछ और कहीं पे इन्वेस्ट करना है। तो ये बेनिफिट लेसी को मिल गए, ठीक है। अब नुकसान क्या हुआ इनको? नुकसान ये हुआ कि अब इनका ओनरशिप नहीं है इस पे, ठीक है, ये रेंट पे कर रहे हैं, और ये इस ट्रक को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जो लीज एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि हमने ट्रक यूज करना है सामान वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, ये मुंबई टू दिल्ली, अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ तो आप उसी के लिए यूज करोगे, आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। ओके। अब अगर लेसी टाइम पे रेंट नहीं पे कर रहा या एसेट का यूज ढंग से नहीं कर रहा, तो ये लेसर जो है उससे एसेट वापस ले सकता है। बट अगर ये लेसर ही इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो वो लिक्विडेटर को असाइन हो जाएगा एसेट, राइट। तो दिस इज लीज फाइनेंसिंग कि बैंक भी एक्ट करते हैं एज अ लेसर। एक एसेट उन्होंने खरीद लिया, उसको रेंट पे दे दिया, लेसी को, लेसी ने यूज किया, उसको रेंट पे किया, जब काम खत्म हो गया तो वापस एसेट चला गया लेसर के पास। बस मिनिमम लीज पेमेंट आप करते हो, और लीज एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपने उस एसेट का यूज करना है, राइट। देन रेमिटेंस सर्विसेज। अब बैंक क्या कर रहे हैं? आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, वायर ट्रांसफर डोमेस्टिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया। नेफ्ट यूज कर रहे हो आप, पहले आपका डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर पुराने वे यूज होते थे, तो आजकल आपका क्या है? नेफ्ट है, आरटीजीएस है आपका, आईएमपीएस है आपका, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। इन सभी मोड्स के थ्रू आप क्या है? पैसे ट्रांसफर कर पा रहे हो। तो बैंक एक्ट कर रहे हैं एज अ वट एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। देन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल। अब बैंक क्या करते हैं? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, रिचार्ज वगैरह एज अ डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जैसे आपने शेयर्स वगैरह लगा आगे खरीदने हैं, तो कई बार बड़े बड़े बैंक एज अ डीपी भी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके बिहाफ पे कि जैसे थर्ड पार्टी उसके बिहाफ पे आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, और बैंक अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि योजना होगी आपकी, पेंशन प्रोविडेंट पेंशन स्कीम है आपकी, पीपीएफ है, ठीक है। बाकी है आपकी स्कीम्स, पेंशन अटल पेंशन योजना होगी आपकी, कई अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो है आप पेंशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो या ये सारी स्कीम्स, इनका पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट तक पहुंचाना कौन कर रहा है? बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो पैसे प्रोवाइड करती है आगे, उनको भी बैंक ही आगे एक तरीके से मिडल मैन है कि वो पैसा बेनिफिशियरी तक पहुंचा रहे होते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम्स लॉन्च की है ना, जो एस सी एस टी वेमेन्स हैं उनको कोई स्कीम्स लॉन्च कर दी है, स्टैंड अप इंडिया टाइप जैसे, तो उनका पैसा वहां बेनिफिशियरी तक पहुंचाना। देन फिर आपका आता है सेफ कस्टडी और ट्रस्टीशिप सर्विसेज। अब ये क्या सर्विसेज है आपकी? देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटर है एक, ये देखो ये थे पर्सन जिनकी डेथ होगी, इन्होंने विल बना दी। विल में ना ये रमेश जी है मान लीजिए, इनका नाम मेंशन कर दिया कि मेरे एग्जीक्यूटर के तौर पे एक्ट करेंगे। इनका काम क्या होगा? विल पे जो लिखा हुआ है ना कि किसको कितनी पेमेंट जाएगी, वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट क्या डायरेक्ट कर पाएंगे? इनको बैंक में जाके क्या डायरेक्ट विल एक्सेप्ट होगी? नो, लेटर ऑफ प्रोबेट लेना पड़ेगा इनको कोर्ट जाके। फिर जिससे क्या हो जाता है कि बिल जब ये बैंक के पास देंगे, प्रोबेट लेटर देंगे, तो आगे उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं।
ये डिसीज्ड पर्सन ने जो जो रेशियो रखी है, परसेंटेज रखी है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे फंड्स की। ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी बिल में नाम मेंशन नहीं करके गया तो फिर क्या, एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ पर्सन अपॉइंट होता है। फिर सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल, जो हम कह रहे थे कि वहां पे बैंक आपके कस्टडी में आर्टिकल्स भी रखते हैं जब तक आपको चाहिए। फिर एस्क्रो सर्विसेज क्या होती है, एस्क्रो क्या है इसको समझते हैं। अब मान लीजिए बायर है, इनका नाम है राम, ये सेलर, ये प्रॉपर्टी डीलर है, मान लीजिए प्रिया जी हैं। अब जब आप ऐसी ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, उस केस में थोड़ा सा क्या रहता है, रिस्क रहता है। अब ये बायर राम डर रहा है कि मेरे पास एक बार प्रॉपर्टी की आरसी आ जाए तब मैं पेमेंट करूं। अब ये सेलर है, ये सोच रही है कि अगर मैंने आरसी दे दी और मुझे पेमेंट नहीं मिली, देन व्हाट विल हैपन। तो इसीलिए जो आपका एस्क्रो क्या होता है कि आप फंड्स क्या कर रहे हो, एस्क्रो कर रहे हो, एक टेम्परेरी अकाउंट जो है वो ओपन कर रहे हो। ठीक है, जिसको एस्क्रो बोला जाता है। यहाँ पे आपने फंड्स डिपॉजिट करा दिए। जब ये सेलर ने बायर को क्या कर दी, आरसी दे दी, तो इस अकाउंट से पैसा सेलर को मिल जाएगा। यानी पैसा अब एस्क्रो अकाउंट में चला गया, टेम्परेरी टाइम के लिए ये आपने अकाउंट में पैसा रखा। ओके, सो दैट इज योर एस्क्रो अकाउंट। देन फैक्टरिंग क्या होता है, अब कई बार बैंक एक्ट करते हैं एज अ फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे कंपनी है, एक कंपनी उधार पे बहुत सारा सामान सेल करती है, क्रेडिट सेल करती है। ठीक है, कंपनी को पेमेंट आनी है, बट आफ्टर 3 मंथ, कितना, 3 लाख की। अब कंपनी को तो पैसा चाहिए, क्या करना है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी है और भी खर्चे वगैरह करने हैं। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, ये जो 3 महीने के बाद इनको 3 लाख होना था ना, ये बिल जो है फैक्टर को सेल कर दिया। तो बैंक भी एक्ट करते हैं एज अ फैक्टर, अकाउंट रिसीवेबल जिनको बोला जाता है। फैक्टर ने खरीद लिया, फैक्टर ने क्या, बैंक ने पेमेंट प्रोवाइड कर दी कंपनी को। ठीक है, थोड़ा कमीशन काट के 2.8 लाख प्रोवाइड कर दिया, तो कंपनी को पैसा मिल गया। बाकी ये फैक्टर बैंक जो है इनसे रिसीव करता रहेगा। तो कंपनी को बेनिफिट ये मिला कि कंपनी को अब रिकवरी की प्रोसेस में नहीं जाना, कंपनी ने अपने अकाउंट रिसीवेबल फैक्टर को सेल कर दिए। फैक्टर जो है, अब फैक्टर ने कैश प्रोवाइड कर दिया कंपनी को, तो कंपनी अब स्मूथली अपना काम कर सकती है, रॉ मटेरियल खरीद सकती है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर सकती है, बैंक को कमीशन अर्न हो गया। ठीक है, बैंक पेमेंट रिसीव करते रहेंगे। तो दिस इज द फैक्टरिंग सर्विसेज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो हमने बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा आज। तो बेसिकली थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ी, बैंकिंग क्या होती है, ट्रांजेक्शन्स क्या अलाउड की जाती हैं, कौन डिपॉजिट्स कर सकता है, फिर आपका कस्टमर कौन है, और डिफरेंट टाइप के बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप डिस्कस किए। फिर हमने और एंसिलरी सर्विसेज क्या बैंक प्रोवाइड करते हैं वो भी डिस्कस किया। राइट, मॉडर्न सर्विसेज क्या है बेसिकली। तो ये बेस है फर्स्ट चैप्टर आपका पीपीबी का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जब कस्टमर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी बैंक को टू मेक पीरियोडिक पेमेंट, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, ईएमआई पे करना फ्रॉम हिज अकाउंट, तो लीगल रिलेशनशिप क्या क्रिएट होता है बैंक और कस्टमर के बीच में, हमने पढ़ा था ना। इंस्ट्रक्शन जब आप दे रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, आपने क्वेश्चन का आंसर करना है चैट बॉक्स में। डेटर क्रेडिटर का, पेलर बेली का, एजेंट प्रिंसिपल या ट्रस्टी बेनिफिशियरी, तो कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अरविंद ने परचेज किया डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम XYZ बैंक इन फेवर ऑफ मिस्टर रोहन। ड्राफ्ट इज इशूड पेबल टू मिस्टर रोहन। ठीक है, अंटिल द ड्राफ्ट अमाउंट इज पेड, बैंक होल्ड करके रख रहा है उस अमाउंट को सेपरेटली फॉर पेमेंट टू मिस्टर रोहन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है बैंक और मिस्टर रोहन के बीच में। मिस्टर अरविंद को तो छोड़ दो, ठीक है, उन्होंने ड्राफ्ट बनवाया था, परचेज किया था, बट क्या बोला, किसके फेवर में, मिस्टर रोहन के फेवर में, संभाल के रखेगा बैंक। तो हमें पता है जब हम पेई ऑफ ड्राफ्ट की बात करें तो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का, जो हमने अभी डिस्कस किया, सी इज द राइट आंसर। देन मिस्टर संदीप ने डिपॉजिट कराए हिज ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद एबीसी बैंक फॉर सेफ कस्टडी। बैंक ने इशू किया रिसीट एंड एग्री टू रिटर्न द डॉक्यूमेंट ऑन डिमांड ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, आपके नेग्लिजेंस ऑफ बैंक स्टाफ, डॉक्यूमेंट आर डैमेज्ड बाय वाटर लीकेज। ठीक है, अब इस सिचुएशंस को देखते हुए कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है लीगल पोजीशन। तो कौन सा रिलेशन लग रहा है आपको, डेटर क्रेडिटर का, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का, बेलर बेली का, या एजेंट प्रिंसिपल का। तो क्या है, बेलर बेली का हुआ ना। बैंक इज लाइबल बिकॉज इट फेल टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स जो उनको इंटरेस्ट करके दी गई थी। राइट, देन
मिस्टर अर्जुन ने रिपोर्ट किया कि डिमांड ड्राफ्ट जो इशू किया गया था उनके फेवर में वो गुम हो गया है। उन्होंने बैंक को बोला कि इशू कर दो डुप्लीकेट ड्राफ्ट और एग्जीक्यूट किया जाए इंडेमनिटी बॉन्ड। वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो बैंक को कंपनसेट करेंगे अगर कोई लॉस उनको अराइज होता है फ्रॉम ओरिजिनल ड्राफ्ट। ठीक है। अब लेटर द ओरिजिनल ड्राफ्ट इज फ्रॉडली एनकैश्ड एंड बैंक सफर फाइनेंशियल लॉस। तो इस सिचुएशंस में कौन सा करेक्टली स्टेट कर रहा है लीगल पोजीशन क्या था? तो मिस्टर अर्जुन बीइंग द इंडेमनीफाइड अंडर द इंडेमनिटी बॉन्ड लीगली बाउंड टू कंपनसेट द बैंक फॉर द लॉस सफर ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट ऑफ ओरिजिनल ड्राफ्ट। हमने पढ़ा ना इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफाइड का रिलेशनशिप। जब आप डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट बनवाने बैंक में जा रहे हो तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना होता है। उस पर आप मेंशन करते हो कि आप क्या हो, कंपनसेट करोगे अगर लॉस होता है बैंक को। ठीक है। देन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर राज विजिटेड एबीसी बैंक टू अपडेट हिज पासबुक। ओके, फिर जब वो बैंक ब्रांच को लीव कर रहे थे उन्होंने एक्सीडेंटली लेफ्ट अ सील्ड एनवेलप कंटेनिंग इंपॉर्टेंट शेयर सर्टिफिकेट ऑन द काउंटर। अ बैंक एम्प्लॉय फाउंड द envelope and kept it safely in the branch manager custody until Mr. Raj returned to claim it. इस सिचुएशन में कौन सा करेक्ट लीगल रिलेशनशिप बन रहा है बैंक और मिस्टर राज के बीच में रिगार्डिंग द एनवेलप एंड इट्स कंटेंट? देखो हमने डिस्कस किया था जब हम रिलेशनशिप को समराइज वे में पढ़ रहे थे ना। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा बेलर बेली का बिकॉज गुड्स वर डिलीवर टू बैंक फॉर स्पेसिफिक पर्पस, या डेटर क्रेडिटर का है बिकॉज बैंक इज टेम्परेरी होल्डिंग वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर, या ट्रस्टी बेनिफिशियरी का है बिकॉज आर्टिकल वॉज लेफ्ट बाई मिस्टेक। तो बैंक ने होल्ड कर दिया उसको इट इन ट्रस्ट फॉर ट्रू ओनर जब तक कि वो रिटर्न नहीं हो जाते, जब तक वो बैंक से आके नहीं ले जाते, या एजेंट प्रिंसिपल का है। तो कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होता है जब आप आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक वाली सिचुएशन आती है? ट्रस्टी बेनिफिशियरी का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का फास्ट ट्रैक टू 50 का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो है चैप्टर करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपका टारगेट है जैव एग्जामिनेशन को पास करने का वो फुलफिल हो। तो जैसे अभी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 22 Feb है। तो अगर आपको लगता है आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू, आपको जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैब कोर्सेज पे जाके ना यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मास्टर कोर्स के बारे में बता दूं। मास्टर कोर्स के अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस 15-15 मिनट की रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, आप आराम से देख सकते हो। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस रहती हैं आपकी, ठीक है, एक रिवीजन के लिए। फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिलते हैं। देन सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो आपको कोड यूज करना है फ्लैट 80% ऑफ पाने के लिए। वाओ 80, फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को ना सारे सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे तो सिर्फ 2 पेपर रहते हैं, एक आईएफएस का, एक एएफएम का, तो आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो एज पर योर नीड। बट अगर कोई कोर्स परचेज करने से पहले आप ये देखना चाहते हो कि क्लासेस कैसी हैं, नोट्स किस लेवल के हैं, क्विजेस का क्या लेवल है, तो आप विद ₹1 भी वो एक्सेस कर सकते हो। कोड जैब 99 आपने यूज करना है टू गेट फ्लैट 99% ऑफ। और अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो कि आपके पास टाइम है अभी, मॉर्निंग इवनिंग आप 2 आवर्स डेडिकेट कर सकते हो, तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, टोटल 60 लाइव क्लासेस यू आर गेटिंग। 15 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की आपको मिल रही है। तो लाइव क्लासेस में लाइव डाउट आप पूछ सकते हो अपने मेंटर से। इन केस आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, नॉट टू वरी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं, सॉल्व पीवाईक्यू मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोड यूज करना है फ्लैट वाओ 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। सेम ही कोड है सब जगह एप्लीकेबल अभी। और अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, आप चाहते हो कि अब सिर्फ प्रैक्टिस हो, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। तो कोड यूज कीजिए वाओ 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ, और 1500 में आप टेस्ट सीरीज पा सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं मेंटर टॉक के बारे में। हमारी हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है जिसमें आप क्या डिस्कस कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, आप पढ़ना तो चाहते हो पर वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो, टाइम ही नहीं लगता, जो भी प्रॉब्लम्स आपको है रिगार्डिंग सब्जेक्ट स्टडी और वैसे ही आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, तो यू कैन रीच अस।
ओके, तो मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JIB May 2026 एग्जामिनेशन।